आज की जो कंपनी है वो है आपके मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1934 में एंड 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कंपनी टेक ओवर कर ली गई थी। उसके साथ ही इसके बिजनेस अगर हम लोग की बात करते हैं तो ये कंपनी बनाती है आपकी शिप और साथ ही साथ शिप को रिपेयर भी करती है। मोस्टली अगर हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये आपके इंडियन नेवी के लिए काम करती है और साथ ही साथ आपके कमर्शियल ऑपरेटर्स के लिए भी काम करती है। इनके बिजनेस वर्टिकल्स की जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, शिप बिल्डिंग की जहाँ बात करते हैं तो ये आपके नेवी के लिए जितने भी शिप्स होते हैं वो बनाती भी है और रिपेयर भी करती है। वहीं सबमरीन एंड हेवी इंजीनियरिंग की बात करें तो जहाँ पे ये आपकी बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड रिफिट्स ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, तो यहाँ से आपको ये समझ आ रहा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं वो आपको ये यहाँ से बिल्ड करती हुई नजर आती है, रिपेयर करती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से इनके जो बिजनेस डिवीजन है वो आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं जहाँ पे आप देखेंगे इनके नेवल प्लेटफॉर्म्स, जिनके अंदर आपके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मिसाइल बोट, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट, उसके साथ ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, डिस्ट्रॉयर्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स। तो इस तरीके के प्रोडक्ट इनके नेवल प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं। मर्चेंट शिप्स की बात करेंगे, जनरल कार्गो वेसल्स, उसके साथ ऑफशोर सप्लाई वेसल्स, टग्स, उसके साथ आप देखेंगे पैसेंजर कम कार्गो वेसल्स। तो ऐसे आपके यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हैं जो कि आपके मर्चेंट शिप के अंदर आते हैं। ऑयल सेक्टर की बात करें, ऑफशोर प्लेटफॉर्म एंड जैकअप रिग्स, तो ये इनके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहे तो प्रोडक्ट के ऊपर आप डिटेल में पढ़ने के लिए एक बार रिसर्च और खुद से जाके इन सारी चीज़ों के ऊपर देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इनके वो क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी आप वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, ताकि आपको जो भी इसमें हम लोग डिटेल देने की कोशिश करें वो सारा कुछ आप तक पहुंच सके। बात कर लेते हैं एनालिस्ट के एस्टिमेट की। सो यहाँ पर आपके सिर्फ 50% एनालिस्ट ऐसे हैं जो आपको इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स आपकी जो 50% है उनके तरफ से अभी आपके लिए कुछ भी सलाह नहीं है। आपको क्या करना है वो वैसे भी आपको खुद से रिसर्च करने के बाद ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आ सकता है। हमारे जैसे वीडियोस जो होते हैं वो आपको सिर्फ एक ज्ञान दे सकते हैं, एक चीज़ें हम बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं और एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग चीज़ें बता सकते हैं। अदरवाइज जो फाइनल डिसीजंस जो होते हैं वो आपके ही होने चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग एनालिस्ट के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रिटर्न कैसे रहे हैं अभी तक। सो ये कंपनी बहुत लंबे समय से आपको एनएसई या बीएसई के ऊपर लिस्टेड नजर नहीं आ रही थी, बहुत ही कम समय हुआ है इसको। दैट मीन्स अगर हम लोग पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में आपको ये कंपनी जो है वो लिस्ट होती हुई नजर आई है, लेकिन वहां से आप देखेंगे जो रिटर्न है इसके वो काफी बेहतरीन है। इतने कम समय में 107% के आसपास का रिटर्न आपको मिल चुका है 3 मंथ में, 6 मंथ एंड 1 ईयर में भी ऑलमोस्ट आपको, तो आप कह सकते हैं 104 से 107% के आसपास का रिटर्न आप सभी को ऑलरेडी मिल चुका है। अब उसके बाद हम लोग जब चार्ट के ऊपर जो सिनेरियो है अभी के करंटली अगर हम लोग बात करें वो जब देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्या अभी हमें इस शेयर के अंदर जाना चाहिए या फिर अभी समय है कि हम थोड़ा और समय के लिए वेट करें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जरा हम के वैल्यूएशन के ऊपर। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ आ रहा होगा, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज आपको अच्छा देखने को मिल रहा है विच इज 1.70%। ईपीएस भी आपके अच्छे हैं। वहीं इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करते हैं तो ये शेयर जो है वो फेयरली वैल्यूड शेयर है, जहां पर आपके इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल रहा होगा। इसके साथ बात कर ले तो कंपनी आपकी डेट फ्री कंपनी के तौर पे काम कर रही है। साथ ही कंपनी के पास जो कैश फ्लो अवेलेबल है वो काफी लार्ज नंबर में है, जो कि 11,480 करोड़ के आसपास। तो ये एक अच्छी चीज निकल के यहाँ पे आती है कि कंपनी एक तो डेट फ्री भी है और कंपनी ने अपने पास कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या बाकी जो अदर प्लान है उनके लिए कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा कैश अपने पास रिजर्व रखा हुआ है। सो अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट्स के ऊपर। सो यहाँ से आपके जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं दैट मीन्स सितंबर 21 और दिसंबर 21 में आप देखेंगे जो फर्क दिख रहा है आपको। तो सितंबर 21 में तो वैसे कंपनी के नंबर्स जो हैं सेल्स के काफी अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन आपको हल्की सी एक डिप दिसंबर 21 में देखने को मिला एंड अगेन
मार्च 22 में। तो 2 क्वार्टर, इस 2 क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी वैसा परफॉर्म करती हुई नहीं दिखी है जो आपके सितंबर 21 में कंपनी कर रही थी। उसके बाद आपको इस क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो काफी अच्छा खासा जंप, आपको ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स के आसपास जंप आपको देखने को मिल रहा होगा। 1396 करोड़ से लेके 2230 करोड़ के आसपास का जंप आप सभी को नजर आ रहा है। वहीं अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ऐसे ही नंबर्स आपको डावाडोल देखने को मिले हैं, जैसे 85 करोड़, देन 202 करोड़, उसके बाद 77 करोड़, और अगर अभी की बात करते हैं तो 174 करोड़। तो यहाँ से आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए ही है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, और सेम आपको जो है वो नेट प्रॉफिट के नंबर्स भी नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर हम लोग इस क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे भी आप देखेंगे जो मार्च 21 के नंबर्स जो भी हैं, चाहे हम लोग सेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं या फिर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है दोनों ही जगह पे जो नंबर में है आपको एक डिप देखने को मिल रहा होगा। लेकिन नेट प्रॉफिट में फिर भी कंपनी के पास जो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था वो पिछले क्वार्टर से आपको यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिला था। अब अगर हम लोग करंट क्वार्टर की बात करें, ये तो हमने पिछले हमने 3 साल की ऑलरेडी बात की, अब हम लोग करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। सेल्स के नंबर्स भी काफी अच्छे तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा आपको जंप नजर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों ही जगह कंपनी बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखी है। कंपनी एज अ डेट फ्री कंपनी के तौर पे काम करी है, साथ ही कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है। तो ये सारी चीजें ही हैं, ये सारे जो फैक्टर्स है वो एक तरीके से आपको ये समझाती है कि कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है। बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन कि अभी फिलहाल वो चार्ट के ऊपर किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है, क्या आपके लिए फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट के प्लान करना सही होगा या फिर नहीं होगा, वो सारी चीजें हम लोग चार्ट के ऊपर तो डिस्कस करेंगे ही। अब यहाँ पे लेते हैं जरा सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो यहाँ ये भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपके पिछले जितने हमने नंबर्स देखे हैं, फाइनेंशियल्स देखे हैं अच्छे हैं, वैसे ही आपको सेल्स ग्रोथ परसेंटेज एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज इन सारी चीजों को सीधा सीधा यहाँ पे बता रही है कि किस तरीके से ये आपके पिछले 5 और पिछले 3 साल के बाद इस 1 साल में आपको इस तरीके का जंप देखने को मिला है। काफी अच्छा खासा जंप रहा है आपके 4% से सीधा 22%, 8% से सीधा 42%। तो काफी बेहतरीन आपको इनके दोनों ही पैरामीटर्स में है जो जंप वो काफी बेहतरीन नजर आया है। वहीं अब जरा आरओई एंड आरओसीई परसेंटेज के ऊपर, तो यहाँ पर भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा होगा, लेकिन बहुत माइनर से नंबर्स में आपको चेंजेस नजर आएंगे। वहीं पे अगर हम लोग आरओई परसेंटेज की बात करते हैं तो हम इसको अच्छा कंसीडर कर सकते हैं, वहीं आरओसीई भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग आरओई एंड आरओसीई परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आपके अभी इस 1 साल में तो अच्छे हैं। देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, दैट मीन्स इस क्वार्टर में जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कितने कितने परसेंटेज में इनकी होल्डिंग्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर्स के बारे में। सो प्रमोटर्स के पास अभी फिलहाल आपको 84% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है। वहीं पे प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करते हैं तो इनके ऊपर अभी किसी तरह की कोई प्लेजिंग नजर नहीं आई है। वहीं पे पब्लिक के पास भी अच्छे खासे परसेंटेज में आपको होल्डिंग देखने को मिली है। बहुत कम समय हुआ है, उसके बावजूद भी आपको पब्लिक के पास 12% के आसपास होल्डिंग नजर आ रही है। वहीं एफआईआईज एंड डीआईएस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बिग प्लेयर्स उतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए हैं, बहुत ही कम परसेंटेज में, बहुत ही कम आप कह सकते हैं इनके पास शेयर होल्डिंग्स हैं अभी फिलहाल के लिए। वहीं पे बात करते हैं जो 1% डीआईएस है, तो यहाँ पे भी कौन फंड है जो यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए। सो यहाँ अभी आपको फिलहाल सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है जो टॉप के हैं। द फर्स्ट वन इज एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 0.25% इनके इन्वेस्टमेंट के हैं। वहीं पे सेकंड जो है एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.02%। तो ये ऐसे तो दोनों काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिखे हैं। सो यहाँ तक हमें कंपनी में किसी तरह की कोई बुराई नजर नहीं आई है, कहीं कोई वीकनेस आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जिस तरीके का मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, सीधा आप देखेंगे एक यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके जिस टाइम पे ये 2021 में ये कंपनी आपको लिस्ट होती हुई दिखी है मार्केट में, उसके बाद आप देखेंगे एक प्राइस पे और एक चैनल के आसपास ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया ऑलमोस्ट 1 ईयर से भी ज्यादा। आप जब खुद से चार्ट पे जाएंगे और फिर वहां पे आप ओपन करते हैं देखते हैं वहां पे, तो आपको एक यही चीज समझ आ रहा हो, काफी लंबे समय से ये आपको एक ही जगह पर ट्रेड करता हुआ नजर आया था। उसके बाद सेम प्राइस के अंदर आपको इस चैनल के अंदर जिस तरीके से ट्रेड कर रहा था और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट होते ही इस शेयर में गजब की रैली भी आई है
और ये करीबन आपके 7-8 हफ्तों से इसमें लगातार बिना सस्टेन किए ये शेयर जो है वो आपको अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। तो इस समय आपके लिए खतरे की घड़ी ये है कि अगर इस तरीके से कोई शेयर भाग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं हमसे रैली छूट रही है, तो वहां पे आप गलत है, क्योंकि आप भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ सकते। और अगर आप पकड़ते भी हैं तो आपको अगर जा करके अगर ये हम लोग अगर टॉप की बात करें, लेट्स अज्यूम कि ये 513 का जो प्राइस है ये इसका भी टॉप बन चुका है, ऑल टाइम हाई, और यहाँ से अगर इसमें करेक्शन आता है तब आप क्या करेंगे? फिर आपको लगेगा कि यार हमने बहुत बड़ी गलती की है कि इसके हमने सबसे टॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, अब इसमें लंबे समय के लिए या तो प्राइस करेक्शन होने वाला है या फिर टाइम करेक्शन होने वाला है, उस समय में आप फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा वेट करना है कि एटलीस्ट इसमें दोनों में से कुछ तो हो, एटलीस्ट प्राइस करेक्शन हो, टाइम करेक्शन हो, कुछ तो हो, उसके बाद ही आप इसमें चाहें तो अपने जो इन्वेस्टमेंट के प्लान है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी सही मौका नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आपको इसमें क्या करना है। एंड साथ ही एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करना ना भूले कि इस शेयर के अंदर आपको क्या करना चाहिए, और खुद से भी थोड़ी और रिसर्च करें, थोड़ी और एनालिसिस करें, कंपनी को और थोड़े बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करें। और आई होप कि अगर हमसे कुछ छूटा है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि जितने भी और व्यूअर्स हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी अगर आज की वीडियो में आपको सारी चीजें समझ आई है और कुछ एक आध आपके डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई बैक करने की। बाकी आज वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।